नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र यादव। अ, मैं आरडब्ल्यू जुलझुली के साथ पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में एक जनरल बॉडी मेंबर की तरह कार्य कर रहा हूँ। आज हम आपको एक विलेज डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताएंगे। हम साथ ही बताएंगे कि हमने किस प्रकार अपने गांव का विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है और इसे डीडीए के सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही डीडीए की क्या प्रतिक्रिया रही है। आज इस पूरे विषय में हम आपके साथ लेकर आए हैं यह वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गांव में बढ़ रही आबादी की और इस आबादी के कारण गांव के आबादी एरिया पर जो दबाव बढ़ रहा है उसकी। तो हमारे गांव में आखिरी बार लालडोरा का विस्तार वर्ष 1971-72 में किया गया था। तब से आज 50 वर्ष बाद भी किसी प्रकार से लालडोरे के विस्तार के लिए कोई योजना नहीं रखी गई है। लेफ्ट और राइट में आप जो दो इमेजेस देख रहे हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि खाली स्पेस आज के टाइम पे गांव के पास जो अपनी ज़रूरतें हैं उनके लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए बहुत ही कम स्पेस बच गया है, या लगभग ये कहें कि ना के बराबर स्पेस है। और इसी कारण आउटवर्ड आबादी आउटवर्ड मूव कर रही है। जी। साथ ही साथ हम समझेंगे या इस इमेज को देख के समझ पा रहे हैं कि हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यानी कि यह हमारे गांव के बारात घर का एक चित्रण है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि वर्ष 1970 में जो पब्लिक सर्विसेज के लिए स्पेस छोड़ा गया था उसकी आज के टाइम पे क्या हालत है और किन कारणों से इनमें बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही इस इमेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में एक्सटेंडेड लालडोरा में गांव वालों के पास लगभग 113 गांव वालों के पास 100 से 300 गज के बीच में जगह है और 108 गांव वालों के पास 50 गज से भी कम जगह बची हुई है। तो इन्हीं कारणों से इस विलेज डेवलपमेंट प्लान की आवश्यकता हमें महसूस हुई कि जब हम पूरे शहर के लिए अपनी एग्रीकल्चरल लैंड दे रहे हैं तो क्या शहर हमारे लिए रेजिडेंशियल लैंड की व्यवस्था नहीं कर सकता एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब मेरे को अपने लिए स्पेस चाहिए और मैं उसके बदले में अपना एग्रीकल्चरल स्पेस ही दे सकता हूँ। जी। तो यह हमने एक व्यवस्था देखी कि लगभग इतने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी एक गांव के लिए अच्छा विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए, जो हम रेड सर्कल से समझ सकते हैं। बाकी गांव का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो शहर के विकास के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसी क्रम में हमने अपने गांव के लिए विभिन्न रेजिडेंशियल स्पेस के लिए ब्लॉक्स छोड़े और कमर्शियल स्पेस के लिए ब्लॉक्स छोड़े, ग्रीन एरियाज छोड़े ग्रीन बेल्ट के लिए। और इन्हीं ग्रीन बेल्ट या वाटर बोर्ड एरियाज में वाटर बॉडीज का विकास किया जा सकता है। साथ ही फैसिलिटीज छोड़ी हमने अपने प्ले ग्राउंड और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। साथ ही गांव वालों की राय के हिसाब से एक ब्लॉक हमने डेयरी कॉलोनीज के लिए भी रखा कि अगर कोई परिवार सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर डेयरी व्यवसाय कुछ करना चाहता है, किसी भी प्रकार का डेयरी व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए एक भूमि हम आवंटित कर रहे हैं। साथ ही आप समझ पा रहे होंगे कि गांव की जो आबादी है उसको कनेक्ट करने के लिए हमने चौड़े रास्ते रखे हैं और गांव के चारों ओर एक पेरिफेरल 45 मीटर का रास्ता रखा है। जी। इनसे गांव की आबादी को उचित एक्सेसिबिलिटी मिलेगी और गांव सिमट कर नहीं रह जाएगा। जी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्पेस के लिए जगह का प्रावधान किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे दोस्तों, आप सभी भली भांति वाकिफ है कि लगभग हर एक गांव के पास उनकी ग्राम सभा भूमि है। जो रेवेन्यू रास्ते हैं हमारे, वो भी हमारी ग्राम सभा भूमि के हैं। जैसे एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करता हुआ रास्ता है। इसी ग्राम सभा के इस्तेमाल के लिए डीडीए ने अभी तक कोई पॉलिसी फाइनल नहीं की है कि किस प्रकार इस ग्राम सभा का इस्तेमाल होगा। हम, चूंकि यह लैंड हमारी है, हमारे पूर्वजों ने अपने कार्यों के लिए सुरक्षित रखी थी, तो इसीलिए इसी ग्राम सभा का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने गांव की विलेज डेवलपमेंट योजना बनाई है। हम अपनी कृषि भूमि में से कुछ हिस्सा अपने रेजिडेंशियल स्पेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस रेजिडेंशियल स्पेस के लिए जो एक ब्लॉक बनाया है हमने वीडीपी, उसमें सर्विसेज हमारी ग्राम सभा से ली जा सकती हैं।
इसका सीधा तात्पर्य यह है कि मेरी जो प्राइवेट भूमि है उसमें से एक हिस्सा मैं अपने लिए आवासीय भूमि और कमर्शियल स्पेस अलॉट करने के लिए रखना चाहता हूँ, और उसमें जो भी डेवलपमेंट के लिए रोड्स निकलेंगे, उसमें पार्क्स होंगे, उसमें फैसिलिटीज होंगी, उनके लिए मेरी ग्राम सभा का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही मेरी बची हुई भूमि पर शहर के विकास के लिए जो भी आवश्यक शुल्क हैं, जो भी पॉलिसी है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए। तो यही एक प्रपोज चेंज है जो हमने बीडीपी में प्रपोज किया है डीडीए के सामने। इससे किन किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मेरे गांव में रेजिडेंशियल स्पेस की कमी है। गांव की जो मूलभूत मूल निवासी आबादी है उन पर अब गांव छोड़ने का दबाव है, क्योंकि उनके पास गांव में स्पेस नहीं रह गया है। साथ ही साथ जो किसान परिवार, जो लैंडलेस परिवार, जो मजदूर परिवार आज भी कृषि पर निर्भर हैं, उनके लिए हम ये कहें कि डीडीए या भारत सरकार इस तरफ नहीं देख पा रही है कि उनका रिहेबिलिटेशन किस प्रकार हो। तो इसी के लिए हमने एक प्रपोजल दिया है कि उन्हें नो कॉस्ट बेसिस पे कमर्शियल स्पेस उपलब्ध किया जाए और नो कॉस्ट बेसिस पे उनको रेजिडेंशियल स्पेस ऑफर किया जाए। आप सभी जानते भी होंगे कि यह प्रावधान वर्षों से चला आ रहा है। हमारे कंसोलिडेशन के टाइम पे, लाल्डोर एक्सटेंशन के टाइम पे भी हम ये सब प्रावधान करते थे जी। और इससे क्या होगा कि पब्लिक सर्विस प्रोविजनिंग, मतलब जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पार्क है, गलियां हैं, रोड्स हैं, और स्कूल्स के लिए स्पेस है, कॉलेजेस के लिए स्पेस है, उन सबको मीट करने में भी हम ऑलरेडी अपनी ग्राम सभा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी आज ईडीसी एक बड़े कंपोनेंट की वजह से नहीं पुशअप कर पा रही है, नहीं जो चल पा रही है, तो जो स्पेसेस हमें रेजिडेंशियल या कमर्शियल अलॉट होंगे हमारी ही लैंड में से, उसका उसको एज ए कोलेटरल रख के हम लोन्स उठा सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी को धरातल पर आगे बढ़ा सकते हैं जी। यह एक बहुत बड़ा फायदा है। आज के टाइम पे गांव में किसी के पास उसकी जमीन की ओनरशिप राइट्स नहीं है, तो इससे एक बड़ा नुकसान यही है कि गांव पैसे अरेंज नहीं कर पाता। तो जब गांव पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसी कारण से एक मेजर हर्डल बना हुआ है लैंड पूलिंग पॉलिसी के डेवलपमेंट में जी। तो साथ ही साथ इससे गांव के चारों तरफ जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, या हम ये कहें कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गांव की होनी चाहिए, वो हम इससे कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आज तक ग्राम सभा के लिए डीडीए ने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई है, तो अननेसेसरी लिटिगेशन से डीडीए बच सकता है उस गांव सभा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गांव की कम्युनिटी के हक में इस्तेमाल कर कर जी। अभी जब हमने डीडीए को अपना प्लान प्रेजेंट किया, तो उन्होंने क्या बताया वो हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। ये मेजर जो 4 ऑब्जर्वेशन थी डीडीए की, वो यही थी कि एक तो अर्बन एरिया में ही है गांव ऑलरेडी, और गांव के जो लैंड ओनर्स हैं उनको खुद पूल करके अपनी लैंड का डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नो कॉस्ट बेसिस पे। गांव अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए कॉस्ट नहीं दे पाएगा। गांव या गांव का लैंड ओनर, हम गांव के लैंड ओनर की बात कर रहे हैं, गांव के लैंडलेस फैमिलीज की बात कर रहे हैं। आप उनके अलॉटमेंट्स, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो एक मेजर अमाउंट देके रेजिडेंशियल स्पेस अलॉट कर ले पाएगा सेक्टर एरियाज में? फिजिबल नहीं है। हमारे गांव वालों ने समझा कि वो फिजिबल नहीं है, और उसी कारण हमने ये प्रपोजल डीडीए के सामने रखा था। साथ ही साथ फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट्स के लिए डीडीए ने कहा है कि गांव की आबादी के लिए हम उचित जो फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सेक्टर के अंदर देंगे। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी, कि जो पुराने डेवलपमेंट हुए गांव है, पुराने जो अर्बनाइज्ड गांव है, उनके लिए डीडीए ने अभी तक किन किन चीजों की व्यवस्था की, या किन किन चीजों का उन्होंने प्लान बनाया, और किन का उनको करना चाहिए था। साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर हम 20% जमीन आपके लिए आरक्षित रख देते हैं, तो इससे डिसजॉइंटेड सेक्टर प्लान होगा और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आएंगी। तो सर, दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन अगर हमें एक अच्छी तरह डेवलपमेंट करनी है, सबको इन्वॉल्व करके डेवलपमेंट करनी है, तो दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सबसे अच्छा तरीका हमारे गांव वालों की नज़र में हमें यही लगा कि मेरी ज़रूरतें
और मेरी जरूरतों के लिए आवश्यक सुविधाएं जो मेरी कॉमन्स है, मेरी ग्राम सभा है, उससे। जी। डीडीए ने इसमें क्या इवेड किया, मतलब डीडीए ने किसी चीज का आंसर नहीं दिया। वो यही था कि फार्मर फैमिली, लैंड ओनर फैमिली या लैंडलेस फैमिलीज अपने लिए रेजिडेंशियल स्पेस शहर के विकास में किस प्रकार जुटा पाएंगी बिना किसी आवश्यक शुल्क के। साथ ही साथ वो फैमिलीज किस प्रकार अपना रिहेबिलिटेशन कर पाएंगी, अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं को चला पाएंगी। और जो डीडीए कह रहा है कि एक एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, उसको अरेंज करने के लिए एक किसान के पास क्या विकल्प है, उसके बारे में डीडीए ने कोई आज तक जवाब नहीं दिया है कि किस प्रकार वो उसको अरेंज कर सकता है। या डीडीए ने कोई व्हाइट पेपर भी जारी नहीं किया है कि किस तरीके से कितना किसान का फायदा है, कितना डीडीए का फायदा है, या कितना अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फायदा है। साथ ही साथ गांव के कल्चर और हेरिटेजेस के लिए कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है धरातल पर। जोनल प्लान्स में जरूर डीडीए ने कहा है कि वो उन्हें, जब वो गांव को स्पेशल एरिया की तरह डेवलप करेगा, विभिन्न जोनल प्लान्स में डीडीए ने ये बात कही, लेकिन पॉलिसी में, लैंड पूलिंग पॉलिसी में सिर्फ एग्रीकल्चरल एरिया के डेवलपमेंट की बात लिखी गई है। हमारे आबादी एरिया या उसकी सर्विसेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये वो वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में एक गांव है मादीपुर गांव, उसमें किन किन चीजों के लिए डीडीए ने स्पेस रखा था और उनकी आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, ये आप इस वीडियो से समझ पा रहे होंगे। ये 2008 का मादीपुर है, ये 2021 का मादीपुर है। तो आप समझ रहे होंगे कि गांव बिल्कुल उसी एरिया में सीमित रह गया है। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने मुझे इतनी पेशेंटली सुना और इस आइडिया को समझने के लिए अपना समय दिया। धन्यवाद।